बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। इलेक्शन से एक दिन पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। एक प्रेशर था इलेक्शन का, उसको एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट ने और दो खबरों ने मार्केट को प्लस से सरप्लस कर दिया। वो ये खबरें थी कि पीआईए की नशकारी के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई, मुस्बत मुज़ाकरात हुए, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। उसके अलावा गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत फिर से गैस की कीमतों में इजाफा कर रही है और OGDCL और SHGC के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त देखी गई। तो इस खबर को भी बहुत मुस्बत लिया गया मार्केट में इन्वेस्टर्स ने और उसकी वजह से मार्केट प्लस सरप्लस हो गई और 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 796 पॉइंट प्लस के साथ 63,799 के लेवल पे। मार्केट का आगाज हुआ था ग्रीन जोन के साथ हुआ था, लेकिन हम करेक्शन देख रहे थे। लेकिन जब ये खबरें सामने आई तो उसके बाद फिर हमने मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखी और फिर मार्केट की क्लोजिंग भी ग्रीन जोन के साथ हुई। हाई लेवल आज मैं 100 इंडेक्स आपको बताऊं 63,885 का था और लो लेवल 63,176 का था। ओवरऑल 333 कंपनियों के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई, 229 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ, 77 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई। मजमूई तौर पे 32 करोड़ से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई, ऑटो सेक्टर, IT सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। अब इलेक्शन के बाद मार्केट की क्या सिचुएशन होगी ये एक सवालिया निशान है, लेकिन इन्वेस्टर्स ने आज मार्केट में खूब कारोबार किया, लेन देन किया। इसके अलावा कि IMF ने PIA की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से प्लान मंजूर कर लिया है। ज़राए कहते हैं कि IMF हुकाम के साथ वजारत नजकारी और वजारत ख़जाना के कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं, इसी का इम्पैक्ट आया स्टॉक मार्केट में। PIA की प्राइवेटाइजेशन 1 साल में करके कर्ज अदायगियों का प्लान मुरत्तिब किया जाएगा। PIA प्राइवेटाइज के बाद रोज़ वेल्ट होटल से कर्ज अदायगियों का प्लान मुरत्तिब कर लिया गया है। रोज़ वेल्ट होटल की डील हो गई है और इससे फिर PIA के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ लदा हुआ है वो कम होगा। फिर कमर्शियल बैंकों का भी बोझ है तो PIA जाहिर सी बात है एक कौमी एयरलाइन है, उसका जो खसारा है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बाकायदा तौर पर IMF से प्लान मंजूर हो गया है। इस खबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया। उसके बाद फिर गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ये है तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इस खबर को स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव लिया गया है क्योंकि गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए हमें गैस की कीमतें बढ़ाना होती हैं, बिजली की कीमतें बढ़ाना होती हैं और ओगरा ने गैस का टैरिफ बढ़ाने के लिए 35% इजाफे की समरी भिजवा दी है और वफाकी हुकूमत इस समरी को मंजूर करेगी और फिर 35% मजीद गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इस खबर को स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव लिया है। OGDCL के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई, PPL, PSO और SHGC के शेयर्स में खरीदो फरोख्त देखी गई। तो ये तमाम इम्पैक्ट्स हैं जो मार्केट में डेवलप हुए, पॉजिटिव साइड पर ये इम्पैक्ट सारे डेवलप हुए। लेकिन जब गैस की कीमतों में इजाफा होगा तो महंगाई की एक नई लहर बरपा होगी और जाते जाते उबूरी हुकूमत गैस का बम भी गिराने जा रही है। थोड़े दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में इजाफा देखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो गया। तो जब टैरिफ की कीमत में मुसलसल इजाफा होगा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। जब इन्फ्लेशन की फिगर्स आउट ऑफ कंट्रोल होंगे तो आइंदा वाले 1 से 2 माह में इंटरेस्ट रेट में कमी के जो आसार है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और फिर ये डायरेक्ट हिट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये पूरा एक साइकिल है और ये साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्योंकि हम IMF के प्लान में हैं। ऑब्वियसली IMF कहेगा आप अपना सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जों को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ में इजाफा करें और हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा हम प्रोग्राम में आज एक अहम टॉपिक को डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक ये है कि ट्रेडर्स को और बिजनेसमैन को आइंदा वाली हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं। इलेक्शन 8 तारीख को होने वाले हैं। इलेक्शन के बाद नौमुंतखब हुकूमत क्या क्या इकदाम उठा सकती है ट्रेडर्स की बेहतरी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए। आया कि बिज़नेस कम्युनिटी और ट्रेडर्स को उम्मीदें हैं भी या नहीं, क्योंकि वही हुकूमत सामने आएगी जो हम देख रहे थे कि उबरी हुकूमत से पहले है और उस दौर हुकूमत में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। तो क्या तवक्कुआतें हैं भी या नहीं है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सामने खड़े हैं। मौशी IMF के प्लान में है, मज़ीद टैक्सेस बढ़ने जा रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पे भी टैक्स लगेगा, रिटेलर्स होलसेलर्स पे भी टैक्स लगेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी टैक्स लगेगा। फिर 9 सेंट्स की बात हो रही है सनती टैरिफ की, तो वो अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है। IMF के सामने फाइल गई हुई IMF की अप्रूवल चाहिए। जब तक IMF की अप्रूवल नहीं होगी 9 सेंट सनती जोन्स के लिए नहीं होंगे और जब तक 9 सेंट पे हमारी इंडस्ट्री नहीं आएगी यानी बिजली 9 सेंट पे मुहैया नहीं होगी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को, तो हम अपना एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे और ना ही हम अपनी एक्सपोर्ट को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको आज हम तफसीली डिस्कस करेंगे कि नौ मुंतखब हुकूमत से क्या क्या तवक्कुआत हैं बिजनेस कम्युनिटी को, ट्रेडर्स को। लेकिन नया वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शर्जील गोपलानी, चेयरमैन और पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन, अतीक मीर, सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद, इस्माइल लालपुरिया, तर्जुमान अंजुमन ताजरान पाकिस्तान, और इलियास मेमन, सदर कराची ट्रेड अलायंस। इन सारे ट्रेडर्स जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे जानूंगा कि इनको नौ मुंतखब हुकूमत, जो कल 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, उसके बाद फिर नई हुकूमत आएगी, तो उससे क्या उम्मीद है वाबस्ता है, क्या इनके मसाइल का मताबा हो सकेगा। पहले मैं अतीक मीर आपके पास आऊँगा, क्या कहते हैं आप, नई हुकूमत आपके मसाइल का मदावा कर सकेगी? क्या आपके मसाइल, आपके तजारती मामलात में आसानी पैदा हो जाएगी, या मामला जू के तू ही रहेंगे? देखिए, ये मुल्क की तारीख के पहले इंतखाबात हैं जो इब्तिदा से ही मायूस कुन और मुतनाज़ हो चुके हैं। जो हंगामा, जो मजाक अदालतों में हुआ, उसके बाद जो लेवल प्ले फील्ड के मामले में जहां मुख्तलिफ जमातों की पजीराई और उसके बाद जो मनपसंद ना थी उनके खिलाफ जो इक़दाम हुए, तो मैं समझता हूँ कि आवाम भी अब महज एक रस्म इंतखाबात के लिए वोट डालेगी, और कोई इतना जोश व खरोश लोगों में भी नजर नहीं आता। मेरी ज़ाती राय भी ये है कि इंतखाबात उस वक्त तक नहीं होने चाहिए थे जब तक इसमें शामिल जो उम्मीदवार हैं, जिनके मुकदमात अदालतों में चल रहे हैं, ये अपने फैसले लेकर इंतखाबात में आते तो मजा था। कितने ऐसे लोग हैं अब भी इनके केसेस अदालतों में हैं। फिर होता यही है कि मुंतखब होने के बाद ये अवाम की खिदमत क्या करेंगे, ये तो अपने मुकदमात को ख़त्म करवाने में और लूट कसूट में लग जाते हैं। तो सज़ा का ना होना सियासी अमल में, ये कभी भी इंतखाबात को अवाम के लिए मौसर और बेहतर साबित नहीं कर सकी। यानी इसलिए आप मायूस हैं, नई हुकूमत अगर बन भी गई तो आपके मामलात में कोई आसानी नहीं आएगी, ट्रेडर्स के मसाइल जू के तू रहेंगे। जो अपनी हुकूमत आएगी, हमजा मुतनाज़ होगी, अवाम की मुझे नहीं लगता उसकी हिमायत होगी। अगर इंतखाबात में जो कुछ होने जा रहा है, जो मजाक मुझे दिख रहा है, अगर वो मजाक वैसे ही अमली तौर पर सामने आया, तो उसके बाद इंतखाबात भी और आने वाली हुकूमत भी इंतशार का शिकार होगी, चल नहीं पाएगी। शर्जील गोपलानी, क्या आपका भी यही गुमान है कि नई हुकूमत जब आएगी 8 फरवरी के बाद मुंतखब होकर, तो वो मसाइल का शिकार रहेगी, चल नहीं पाएगी, मुतनाज़ा है ये हुकूमत, और हालात जैसे ख़राब चल रहे हैं हमारे मुआशी, वैसे ही चलते रहेंगे? देखें, बात ये तो परसेप्शन में वक्त से पहले नहीं दे सकता जब तक इलेक्शन का रिजल्ट और इलेक्शन जो हो रहे हैं उसको सामने चीज़ें नहीं है। अब तक जो हमने चीज़ें नोट की हैं, ये मैं खुद आपको बताया, इलेक्शन इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ बीइंग अ ताजिर ट्रेडर्स, और मैंने अब तक इलेक्शन कमीशन का ऐसा रोल नहीं देखा कि जिसको मैं ये बोलूँ कि मतनाज़ है। लेकिन ये है कि हमें उम्मीद ज़रूर है कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा इलेक्शन सही होते हैं और जो है रिजल्ट सही टाइम पे आ जाता है, तो हमें उम्मीद है कि आगे जो लोग आएंगे, कुछ हो सकता है माशी मामला बेहतर हो। क्योंकि एक चीज़ तो अब क्लियर है, अगर आपने माशी मामला बेहतर नहीं किए तो आपको आगे हुकूमत चलाना मुश्किल हो जाएगा। और इस दफ़ा जो भी हुकूमत आए, मैं ये समझ रहा हूँ उसके फोकस सिर्फ माशी मामला पे ही होगा, बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी पे जाएंगी। यानी आप समझ रहे हैं कि बिजली, गैस और पेट्रोल और मसवाद की कीमतों में कमी हो जाएगी, या आप उम्मीद डिपेंड करता है गवर्नमेंट क्या आती है। देखें, बहुत सी लोगों ने, पार्टियों ने अपना मंशूर पेश किया है, कुछ लोगों का ऐसा मंशूर है कि जिसमें हम समझ सकते हैं कि आपके ये मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन अगर करना चाहें, विल हो, तो बिल्कुल हो सकते हैं मसाइल हल, लेकिन अगर विल नहीं हो तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इन मसाइल को हल करना कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। बिल अगर हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। इस्माइल लालपुरिया, IMF के प्लान में है हम, तो IMF की बिल चलेगी या हमारी बिल चलेगी, क्या कहते हैं आप? कि तमाम सियासी पार्टियों ने जो है वो ताजिरों को टिकट दिया है, वरना हमेशा जो है वो वडेरे और इंडस्ट्रियलिस्ट के इलेक्शन लड़ते थे। तो अब ट्रेड पॉलिसी जो है वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान भर से सूबाई और कौमी असेंबली के ताजिर नुमाइंदे जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी बेहतरी हो जाएगी। और देखिए, कुछ चीज़ बेहतर होने के लिए टाइम लगता है, और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक से हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि ताजिर तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनका माजी देखें कि हर मामले में उन्होंने अपने फैसले मनवाए हैं गवर्नमेंट से। ताजिर तो आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से आज़ाद करवा देंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए, आज़ाद होते में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए, इतना 70 साल से जो हम झगड़े हुए हैं IMF के और वर्ल्ड बैंक के, तो मैं ये नहीं कहता कि जी ये इसी पहले इलेक्शन में आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन ये एक रविश अब इंशाल्लाह चल चुकी है कि ताजिर नुमाइंदे जितने भी हैं या ताजिर हजरात जितने हैं, वो अब इलेक्शन में आएंगे और नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर में अपना किरदार अदा करेंगे और पाकिस्तान को सही धारे पे ले आके चलाएंगे। इस्माइल साहब, अभी तो इंतखाबात होंगे, इंतखाबात के बाद फिर रिजल्ट्स आएंगे,
फिर पता चलेगा मैदान में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि नौ मुंतखब हुकूमत कोई भी आए, XYZ कोई भी आए, क्या मौशी चैलेंजेस कम होते हुए नजर आ रहे हैं? ट्रेडर्स को अपने मसाइल कम होते हुए नजर आ रहे हैं इस्माइल साहब? देखिए ट्रेडर्स जो है वो हर दौर के अंदर में पिसता रहता है और नई पॉलिसी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ट्रेडर्स नुमाइंदे असेंबलियों में होते ही नहीं थे, वडेरे होते थे और दीगर मामला इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, तो वो अपने मामला करते थे। ये पहली दफा जो है वो ट्रेडर्स जा रहे हैं। देखें कराची से भी कई ताजिर नुमाइंदे, इसी तरह पंजाब से, सरहद से, बहुत सारी जगहों से जो है बड़े अच्छे अच्छे नाम जो है हमारे जिस तरह के काशिफ चौधरी साहब इस्लामाबाद से लड़ रहे हैं, शर्जिल मीर साहब लड़ रहे हैं, शर्जिल गोपलानी लड़ रहे हैं, रिजवान इरफान है। ये मतलब हर दौर के अंदर में हमने ताजिरों के लिए सियासत की है और गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों पे मुकाबला किया है और उस पॉलिसी को जो है ना हमने वापस करवाया है, टैक्सेस की और दीगर मामला की। इलियास मेमन, मैं अब आपकी तरफ आऊंगा। आपको क्या तवक्कुआत हैं अगली हुकूमत से कि वो आपके मौशी मसाइल हल कर सकेंगे? भाई क्या लोगों को हुकूमत से क्या करेगी? कुछ भी नहीं करेगी। वही टोला है पूरा, जो आने के जो लेके जो उनके मनपसंद लोगों को लेके आ रहे हैं उन्हीं का मसला है। ये तो इन्होंने तो समझ लो ला के बिठाने वाला है। कोई इलेक्शन की हैसियत कुछ भी नहीं, 1% इलेक्शन की हैसियत नहीं है मेरे भाई। इलेक्शन होना चाहिए साफ सुथरा। 25 करोड़ आवाम इसको कबूल नहीं करेगी, इस इलेक्शन को रद्द कर देगी। साहब लिख लीजिएगा मेरी बात ये कि कोई भी इसको कबूल करने वाले नहीं। अपनी मर्जी से बिठाओ, अपनी मर्जी से बादशाह को। ऐसा कोई इलेक्शन होता है मेरे भाई? पहले बिठा दो, 70 अरब रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या? ला के बिठा दो, जैसे लाए ऐसे बिठा दो। जरूरत ही नहीं इलेक्शन की, बेकार इलेक्शन करवा रहे। पूरी दुनिया को पता है, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया को हमारा इलेक्शन क्या हो रहा है। ये ढोंग है, ढोंग। ये ढोंग कर रहा है पाकिस्तान के साथ। बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, समझ में नहीं है। हर आदमी को इलेक्शन की इजाजत मिलनी चाहिए, जो भी लड़े इजाजत मिले। हमें किसी पे पार्टी की बात नहीं, हर आदमी को इलेक्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। और फेयर और फ्रेश इलेक्शन होगा, जब भी कबूल करेंगे। कोई भी कबूल करने वाला आदमी नहीं है इसमें ना। 50 का सबको शोर आ गया, जो यानी कि समझ ले कि जवान बच्चे हैं 2-2.25 करोड़, वो भी समझ ले कि इलेक्शन क्या। हर बच्चों को मालूम इलेक्शन क्या हो रहा है। इसके से इलेक्शन नहीं करवाते, छोड़ देते, बाद में इलेक्शन करवाते। ऐसा इलेक्शन थोड़ी होता है कोई भी। इसको पकड़ रहे, उसको पकड़ रहे, इसको बात नहीं करने दे। ये इलेक्शन का ये ढोंग है, ढोंग। ये ढोंग इस पे कोई भी पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम इसको कबूल करने वाली नहीं है, ये सबको मालूम है। यानी कबूल नहीं किया जाएगा इलेक्शन के रिजल्ट्स को। ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ बना दिया गया है, ये ट्रेडर्स का कहना है। अतीक मीर साहब, IMF के प्लान में, और IMF कह रहा है कि होलसेलर और रिटेलर्स पर टैक्स हाइक किया जाए, टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको उन पर मजीद टैक्स लादा जाए। अब कारोबार तो है ही नहीं, अब नई हुकूमत आगे अगर मजीद टैक्सों का बोझ डाल देगी तो किस तरीके से सर्वाइवल होगा आप लोगों का? क्या कहते हैं आप? देखिए, इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी IMF ही का राज रहेगा जी। आप देखिए जिस बेरहमी के साथ, जिस बेदर्दी के साथ बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, उसके बाद 250% गैस की कीमतें बढ़ाई गई। मजीद अभी तकरीबन मजीद कि आज मैंने सुना है कि गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। ऐसे में जो भी जिस वक्त बातें कर रहे हैं, ये सिवाय सियासी लतीफ, झूठ के, फरेब के, ये जो वादे इस वक्त इंतखाबात में हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी सिर्फ ये वादे महज दावे हैं। शर्जील गोपलानी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर आप मुंतखब हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे आप इलेक्शन में जीत जाते हैं मिसाल के तौर पे, और होलसेलर, ट्रेडर्स पर, रिटेलर्स पर टैक्स लगता है IMF के कहने पे, तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरीके से सर्वाइवल होगा ट्रेडर्स का? जब हम खुद असेंबली में मौजूद होंगे, असेंबली में जब बिल आता है उसको बाकायदा स्टडी करके उसका जवाब भी दिया जाएगा। और पहले तो होता ही था कि असेंबली में हमारी नुमाइंदगी मौजूद ही नहीं है, तो जो बिल आता था वो मन जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता था। और जो फेडरलिस्ट है उनको तो टैक्सेस से कोई सरोकार है ही नहीं कि आवाम के ऊपर क्या बोझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। इस वक्त मौजूदगी हमारी वहाँ जरूरी है, लेकिन इसमें एक बंदा नहीं हो, कम से कम हमारे 10-15 ताजिर वहाँ असेंबली में मौजूद होने चाहिए। 700 के करीब ऐवान है जो कि 200 समथिंग का ऐवान है, जिसके अंदर कम से कम 10% तो हमारी ट्रेडर्स की मौजूदगी वहाँ होनी जरूरी है। यानी मौजूदगी आप लोगों की होगी तो ही मसाइल हल होंगे। इस्माइल लालपुरी, आखिर में मुझे ये बताएं कि अगर मौजूदगी नहीं होती मिसाल के तौर पे ट्रेडर्स की, तो क्या हुकूमत से आपको कोई उम्मीद है या नहीं है? बिल्कुल भी देखिए, ना उम्मीद तो हुए और इंशाअल्लाह अज़ीम ट्रेडर्स की नुमाइंदगी जरूर होगी, क्योंकि अच्छा इलेक्शन में कैंपेन चल रही है और मैं समझता हूं कैंपेन से मसाइल थोड़ी हल होंगे इस्माइल साहब। मसाइल तो बिजली, पानी और पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी से होंगे। देखिए, जब ताजिर अपने जाएंगे तो ही हर चीज करेंगे ना, वरना हमेशा आप देखेंगे ज़रात पे कोई टैक्स नहीं है, उनको हर चीज की मराद दी जाती है, क्योंकि वही असेंबली में बैठे हुए थे और वो सिर्फ एक ही तरफ मोड़ देते थे ट्रेडर्स के लिए।
अब आप देखिए हर दौर में जो है वो टैक्स जो आया वो ट्रेडर्स को आया है। अब जो इनकम टैक्स दे रहा है ट्रेडर्स, उसी के ऊपर टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। अब जब ये खुद नुमाइंदे होंगे तो लाजमी ये अपनी पॉलिसियां बना के देंगे गवर्नमेंट को, और फिर उस हिसाब से जो है वो अमल दरामद भी करवाएंगे। जब बाहर हमने इतना अमल दरामद करवाया तो इंशाल्लाह लाजिम ये नुमाइंदे जब असेंबलियों के अंदर मौजूद होंगे सूबाई और कौमी, तो पॉलिसियां बनाने में इनका किरदार होगा। और मैं समझता हूं कि 2-3 इलेक्शनों के अंदर में ये एक रविश चल जाएगी ताजिरों की। तो मैं समझता हूं कि 10-15 साल में पाकिस्तान की तिजारत इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। 10-15 साल इतना लंबा अरसा। इलियास मेमन ये बताएं कि अगर ताजिरान असेंबलियों में चले भी जाते हैं तो क्या मसाइल का मताबा हो जाएगा? भाई जीरो, कुछ भी नहीं होगा। जब तक नादीदा कुव्वत सारे, जब तक कुछ भी नहीं होगा, 1 टके का हमारा फायदा नहीं होगा। जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होगा, सही इलेक्शन, जब तक कुछ भी नहीं होगा। जब जितने भी आ जाए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा जब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अतीक मीर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शर्जील गोपलानी, इस्माइल लाल पुरिया और इलियास मेमन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो ट्रेडर्स के मसाइल का मताबा होगा। ट्रेडर्स अगर असेंबलियों में जाएंगे तो मसाइल का मताबा करेंगे। IMF के प्लान में होते हुए क्या ट्रेडर्स कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बहरहाल इस इलेक्शन से, नई हुकूमत से कोई खास तवक्को ट्रेडर्स को नहीं है। या वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, सीनियर मौशी तज्जाकार हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इलेक्शन के बाद नई हुकूमत जो आएगी उसके सामने कई मौशी चैलेंजेस खड़े हुए हैं। आपको उम्मीद है कि ये मौशी चैलेंजेस को कम करने में नई हुकूमत कामयाब हो जाएगी? क्या तवक्कुआत हैं आपकी? बहुत शुक्रिया। अगर मैं उनका जो मंशूर देखूं जो बड़ी पार्टियों ने दिया है जी, तो उससे तो ऐसा लगता है कि वो मज़ा का खेस हद तक है, क्योंकि वो काबिल अमल ही नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे मुल्क के जो है वो 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो आइन के तहत उनकी जिम्मेदारी है, और बड़ी पार्टियों ने यही कहा है कि हम हर बच्चे को स्कूल भेजेंगे और हर शख्स को मुफ्त जो है इलाज मुआवजा होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मिसाल के तौर पर करते हैं, जबकि तालीम का तो 25 आइन की खिलाफ वर्जी अगर नहीं करते तो उनके खुद उनके जो मुताबिक 9,000 अरब रुपया उनको दरकार होंगे इजाफी, जो खुद उन्होंने माजी में एस्टिमेट किया था तालीम और सेहत की मद में इजाफी 9,000 बिलियन। तो वो तो आप कर ही नहीं रहे 9,000 अरब रुपए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो जो वायदे किए हैं वो तो अमल करने का उनका कोई प्रोग्राम नहीं है। मगर दूसरी चीज़ बड़ी बात यह है कि मैं अब भी समझता हूँ कि नई हुकूमत जब आएगी तो रुपए की कदर जो है वो अभी इलेक्शन के बाद गिर जाएगी, यानी महंगाई, और उनको बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाने पड़ेंगे। इसलिए कि पहले से ये बात पता थी कि नई हुकूमत को कुछ इनकलाबी इक़दाम उठाने पड़ेंगे मईशत को बेहतर बनाने के लिए, जो ना माजी में कभी उठाए गए, जो उन्होंने वायदे किए थे। तो वो कैसे उठाएंगे? वो तकरीबन नामुमकिन है। तो अब तो ले दे के जो पहली कोशिश होगी उनकी वो यही होगी कि 2024 में IMF के पास जाएं कि जनाब हमें एक EFF के तहत आप दरमियानी मुद्दत का कर्जा दें। जाहिर बात है उसकी शराइत होंगी, तो वो यही कहेंगे कि जनाब हमें तो तबाहाल मईशत विरसे में मिली, अब ये IMF की शराइत हैं, तो आप मेहरबानी करके मुझे 3 साल कुर्बानी दे दें जैसे माजी में हम मांगते रहें, फिर हम आपको एक सुनहरा मुस्तकबिल दे के जाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर इंतखाबात से पहले इन इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दे दी जाती तो अगली हुकूमत नहीं कर सकेगी। अब मुझे जो परेशानी है वो ये है कि हमारे यहाँ जो महंगाई है, मिसाल के तौर पर आप देखें, भारत से जो है वो 5 गुना ज़्यादा है और श्रीलंका से 7 गुना ज़्यादा है। श्रीलंका में 4% है, हमारी 28% है। अब ये हम कैसे कम करेंगे? इसलिए कि अगर रुपए की कदर गिरनी है अभी तो, और आपने ये भी देखना है कि टैक्सेस भी लगाने, बिजली गैस के नर्ख भी बढ़ाने, पेट्रोल लेवी भी बढ़ाना है, तो महंगाई रहती है, गुर्बत बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, और ग्रोथ रेट आपका इस साल 2% से ज़्यादा होने वाला नहीं है। तो 2% का मतलब यही है कि 11 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, वो जो है वो मेरे ख्याल से तो वो बढ़ेगी उसमें तादाद। मगर जो दूसरी परेशानी है जो कौम को भी सोचनी है वो ये है कि 2024 में IMF से जो आपको कर्जे अगर मिल जाते हैं, मिल जाएंगे, आलमी बैंक से भी मिल जाएंगे और दोस्त ममालिक से भी मिल जाएंगे, उसके बावजूद हम अपने बैरूनी कर्जे अदा नहीं कर सकते। हमें कुछ और खुशामद करनी पड़ेगी अमेरिका से कि हमें रीशेड्यूलिंग कराएं या कुछ करें,
उसके लिए जाहिर है कि शराइत होगी, आपको मिडिल ईस्ट में कहेंगे जी आप अपने आप को मुलव्विस कर लें। ये एक सबसे बड़ा मसला है कि तमाम कर्जे मिलने के बावजूद हम 2024 में अपने कर्जे अदा नहीं कर सकते। महंगाई का मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि जो आप टैक्सों की वसूली करने वाले हैं अगले साल, उसमें एनएफसी अवार्ड के तहत आप सूबों को जो पैसा देंगे, जी उसके बाद आपके पास रकम नहीं बचेगी कि आप पूरा सूद अदा कर सकें, तो पूरा मुल्क कैसे चलेगा, वो एक और खदशा है। तो मेरा कहना ये था कि अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, यानी अब तक जो 40 साल या 50 साल में आप जो कर रहे थे अब नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया बदल गई है, अमेरिका का रवैया बदल गया है। न्यू ग्रेड गेम के तहत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जौहरी कुव्वत के जो है घेरा तंग हो रहा है, और हम अभी तक वही पुरानी जो है वो लीपा पोती की मईशत कर रहे हैं, वो अब नहीं चलेगी। तो क्या कौम उसके लिए तैयार है? इदारतें तैयार हैं, SIFC तैयार है, इसलिए कि SIFC ने जो हिकमत अमली बनाई वो ये थी कि हम 125 अरब डॉलर लेके आएंगे बैरूनी सरमायाकारी, वो नहीं आएगी जब तक पहले आपकी मईशत ठीक नहीं होगी। तो पहले SIFC को ये करना चाहिए था कि पहले मईशत को ठीक करें, जी उसके बाद आप दुनिया के पास जाएं। तो अब या तो परेशान कौन सरमायाकारी आएगी, जैसे रिकॉर्डिंग में आ गई, उससे नुकसान होगा हमें, या नहीं आएगी। तो हम इस वक्त फंस गए हैं, और मुझे नहीं लगता कि अगली हुकूमत का कोई इरादा है, इसलिए कि 4000 अरब रुपया, तो अभी आप देखें कि अगर ये टैक्स चोरी हो रही है, 7000 अरब रुपये हम उससे वसूल कर रहे हैं अपनी पोटेंशियलिटी से कम। जी और दूसरी बात ये थी कि सर्कुलर डेट आपका है, पब्लिक सेक्टर के लॉसेज हैं, तो ये सब कर्जों की अदायगी है। तो ये सब करेंगे कैसे? सिर्फ तो इसीलिए कि डॉक्टर दुनिया से साहब मुआशी इस्लाहात तो की है, स्मगलिंग के खिलाफ, स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेटर्स के खिलाफ FBR के लिए एक टास्क फोर्स टीम बनाई थी, तो ये इस्लाहात तो की थी, उसके बाद फिर SIFC मुतारिक हुई थी। नहीं, ये तमाम इस्लाहात जो भी टूटी फूटी की थी वो नाकाम हो गई। मैं सारी आपको वजह इस्लाहात बता, नाकाम हो गई। नहीं मैं दो फिगर्स आपको दे दूं, पता चल जाएगा। जी 12 जुलाई को डॉलर 276 रुपए का था। अब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंपोर्ट्स आपने कम की, स्मगलिंग कम रोकी, सब कुछ किया, बिल्कुल लेकिन अभी भी 279 है। तो वो तो बिल्कुल अभी भी 12 जुलाई पे नहीं आए। 590 अरब की बिजली चोरी हो रही थी, उसमें से कितनी आपने वसूली कर ली? तो ये सब शोर ज्यादा था। हाँ, आर्मी चीफ ने कोशिशें संजीदा की थी, लेकिन निगरां हुकूमत ने उसको कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि वो अशराफिया की मईशत थी। जो रिजल्ट हमारे सामने आए हैं वो ये है कि निगरां हुकूमत के दौर में महंगाई बढ़ी है, निगाह कम नहीं हुई है, मईशत की शरह नमू सुस्त है। और हमने जो है, आपको मैं ये एक फिगर दे दूं कि 6 महीने जो गुजरे हैं, जुलाई टू दिसंबर, जी उसमें 300 अरब रुपए सूबों से कहा गया कि आप खर्च मत करें ताकि बजट खसारा कम हो। तो जब आप सूबे कटौती करेंगे, वफाक कटौती करेगा, तो तालीम और सेहत का बजट आपने गिरा दिया, इंपोर्ट्स आपने कम कर दी, तो शरह नमू सुस्त हो गई। तो बुरहान नहीं है, लेकिन ये कि ये तो मईशत तो मुश्किलात में आ गई ना। तो ये कहना कि मईशत को इस्तेहकाम मिला है निगरां हुकूमत के दौर में, ये गलत है। आदाद व शुमार उसकी तस्दीक नहीं करते, वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके हैं। टैक्स की चोरी रोक के 1100 अरब रुपए वो वसूल करते, तो फिर बिजली पेट्रोल के नर्ख नहीं बढ़ाने पड़ते, जो कानूनी इख्तियार था, जी उन्होंने वो कानून को इस्तेमाल नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अब बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। ऐसा मेरे ख्याल से SIFC को दोबारा बैठना पड़ेगा कि दुनिया हमारे मुतालिक क्या कह रही है, अमेरिका का रवैया क्या है, IF का क्या है, और हमारे असल फिगर्स क्या हैं। हमारे असल फिगर्स बहुत खौफनाक हैं, इसलिए कि सर्कुलर डेट है, आपका बजट खसारा बेतहाशा बढ़ रहा है, आप करंट अकाउंट डेफिसिट अभी बढ़ने वाला है, रुपए की कदर गिरने वाली है, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाने वाला है शॉर्ट टर्म में। तो मैंने तो आपको अभी अगले 3-4 महीने की सूरत हाल दे दी। यानी शरह सूद में कोई कमी नहीं होगी, जब अफरात जर की शरह में इजाफा होगा तो ये बात तय हो गई। ये मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि अगर बड़े पैमाने पर आप निजकारी करने का भी प्रोग्राम बनाते हैं जी और IMF के पास ये चीजें लेके जाते हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि कमी नहीं होगी, लेकिन महंगाई की शरह ऊंची रहेगी और रुपए की कदर गिरेगी, ये बिल्कुल वाज़ेह है। तो रुपए की कदर गिरने को मैं कहता हूँ कि ये मदर ऑफ ऑल इविल्स है, हर चीज़ बढ़ जाती है उससे, तो वो तो होगी डेफिनेटली, रुपए की कदर को गिरने से रोक नहीं पाएंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। बजट खसारे को भी हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमने बजट खसारे को रोकने के लिए अभी इस साल 600 अरब रुपए सूबों से कहा है कि खर्च ना करें। तो शाहाना अखराजात तो आपने कम नहीं किया, आपने तरक्याती अखराजात में कटौती कर दी, तालीम में कर दी, सेहत में कर दी, तो ये तो मसले का हल नहीं है। ये तो ऐसे ही है ना कि आप खाना ना खिलाएं और कहने कि मेरा वो जो वजन ज्यादा था वो कम हो गया। कोई उम्मीदें हम ना लगाएं, कोई तवक्कुआत ना लगाएं, नौ मुंतखब हुकूमत आ जाए या कोई सी भी हुकूमत आ जाए, वो IMF के सामने हाथ बांध के खड़ी हो जाएगी। नहीं, मैं ये कहूँगा कि अगर अवाम जो है बेदार हो जाए और ये कहें कि जनाब ये नहीं चलेगा, आप ये टैक्स की चोरी रोकें, आप जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनसे टैक्स वसूल करें, आप GST कम करें। अगर अवाम बेदार हों और मीडिया उनको बेदार करे,
मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो मायूस होता नहीं हूँ। अगर इफ्तिखार चौधरी जैसे आदमी को वापस ला सकते थे तहरीक चला के, जी। तो पाकिस्तान को बचाने के लिए, गुर्बत को कम करने के लिए हम क्यों नहीं तहरीक चलाना चाहते सड़कों पर आए बगैर? अगर अवाम सड़कों पर आए लेकिन ट्रैफिक डिस्टर्ब ना करें। और ये क्या, ये नहीं चलेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वरना हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अवाम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। लेकिन मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। आप अमल करेंगे तो अल्लाह ताला नतीजा देगा, अमल नहीं करेंगे, जिंदाबाद के नारे लगाएंगे तो फिर तकलीफ उठाएंगे। फैसला अवाम के हाथ में सिर्फ वोट देना नहीं है, अवाम को ये भी तो देखना है हुकूमत की सिमत सही हो। वो हुकूमत की सिमत सही करने के बजाय सियासी नारे लगा रहे हैं अवाम भी। और उनको कहें जी आपने कैसा मंशूर दिया है कि आप कहते हैं हम बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अरे भाई 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जो है 2 लाख, आपको 2,60,000 स्कूल बनाने हैं, वो कहाँ से आएंगे? आपको बिल्कुल। 5 लाख टीचर बनाने, वो कहाँ से आएंगे? बजट तो है ही नहीं आपका। तो उनको पकड़ेंगे तो सब कुछ होगा। और अगर जिंदाबाद के नारे लगा के घर आके मारपीट करेंगे बच्चों के साथ कि जी महंगाई बढ़ गई, तो फिर कुछ नहीं होगा। अवाम को बेदार होना होगा और आपको अवाम को बेदार करना होगा। बिल्कुल, अवाम को बेदार होना होगा और हमें अवाम को बेदार करना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हुकूमत की सिमत बेहतर अगर हो तो यकीनन हमारे मौजूद मसाइल हल हो सकते हैं। या वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मियां जाहिर हुसैन, चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप, जावेद बलवानी सरपरस्त आला हैं पाकिस्तान होजी मैन्युफैक्चरर्स के, और इस्माइल सत्ता सदर लसबेला चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत शुक्रिया मियां साहब। सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। इलेक्शन 8 फरवरी को है, नई हुकूमत का क्या अमल में आएगा? मौची चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हमारे सामने खड़े हैं, क्या तवक्कुआत है नई हुकूमत से आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें नई हुकूमत से हमारी तवक्कुआत तो यही है कि नंबर 1 तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो मुआशी स्टेबिलिटी की बुनियाद रखी जाएगी। और जब हम मुआशी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो जब तक हमारी एक्सपोर्ट ना बढ़े और फॉरेन रेमिटेंस ना बढ़े, उस और ये कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये 3 शोबे हैं कि अगर इसमें प्रोग्रेस होगी तो फिर हमारी मुआशी स्टेबिलिटी भी होगी। और उसके लिए जो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो ठीक होनी चाहिए। हमारी बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो कम होनी चाहिए और बिजली और गैस की सप्लाई सही और रेगुलर होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, इसी तरीके से मार्कअप का रेट है, इसको ठीक होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के आजकल जो इश्यूज आप देख रहे हैं कि बड़ी तेजी से कम अप हो रहे हैं, इनको हमें ठीक करना चाहिए। तो नई हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। IMF के जो उसमें पाबंदियां हैं उसको फेस करना होगा। IMF की जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर रहना होगा। नए IMF के प्रोग्राम के लिए फॉलो अप करना होगा। ये सारी चीजें हैं जो नई गवर्नमेंट को सर मुंडवाते ही ओले पड़ेंगे। और उसके लिए यकीनन उनको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दरकार होगी। और बिजनेस कम्युनिटी ये समझती है कि हमें जो है उनको एक मुकम्मल पीस ऑफ माइंड देना चाहिए नई हुकूमत को, ताकि ये जो चीजें हैं उनको वो ठीक करें। और साथ साथ जो इसमें SOEs हैं, यानी गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस हैं, जिसमें PIA, वापडा, स्टील मिल, इस तरह के 80 इदारे हैं, इनकी प्राइवेटाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये 1200 अरब रुपया साल का चूस जाते हैं। इसी तरीके से 1000 अरब रुपया हमारा बिजली का शोबा जो है वो लॉस करता है, जिसमें लाइन लॉसेस भी हैं, बिल नॉन पेमेंट भी है और बिजली की चोरी भी है। तो इन चीजों को नई गवर्नमेंट को अपने एजेंडे पे सर फहरिस्त रखना होगा, जो कि इस वक्त हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसके भी एजेंडे पे ये सारी चीजें शामिल हैं। और SIFC का जो एजेंडा है उसमें भी ये सारी चीजें शामिल हैं। तो ये चीजें जो है गवर्नमेंट आगे लेके चलेगी, बनाना होगा। जावेद बिलवानी, मैं आपकी तरफ आऊंगा। नई हुकूमत अपना एजेंडा सामने रखती है और फिर IMF का एजेंडा सामने रखती है। पलड़ा तो IMF के एजेंडे का है, तो जब तक IMF का एजेंडा हमारे सामने रहेगा हम तो कुछ इस्लाहत नहीं कर सकते, कोई रिलीफ नहीं दे सकते। कोई तवक्कुआत है आपको नई हुकूमत से? देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई 40 साल हो गए मैं बिजनेस के अंदर लगा हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ। आज तक जितनी हुकूमतें आई सब अच्छी अच्छी बातें करती हैं, बाद में जब हुकूमत जाती है जी तो उसके बाद बोला जाता है कि इसने कुछ भी नहीं किया। और वाकई में यही होता है और हम नेगेटिव ग्रोथ ही देख रहे हैं हर साल। हम छोटे थे तो बिजली की लोड शेडिंग नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर सही था। शायद ये मियां जाहिद साहब भी छोटे होंगे जब ये सब चीजें सही थी, मगर ये हर साल खराब होती जा रही है। बिल्कुल। और जब तक हुकूमत जो है वो फुल पावर में नहीं हो और हुकूमत के अंदर उसकी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी ना हो और वो किसी की मोहताज ना हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे IMF हो, तो कुछ भी नहीं कर सकते।
यानी कोई तवक्कुआत नहीं और है आपको भी। सबसे बड़ा हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जिस मुल्क के अंदर वोट ही सिर्फ 50% पड़ते हो, तो 50% लोग तो वोट डालते ही नहीं है। अब मेरे घर के जितने मुलाजिम है, मेरी फैक्ट्री के मुलाजिम है, जी वो बेचारे कोई भी वोट डालने पे अपने गांव जाएंगे। जिस मुल्क में ये सिस्टम नहीं है कि अपना वोट दे सके और विद इन कंट्री ई वोटिंग कर सके, कोई सिस्टम ही नहीं है। आप मुझे बताएं इस मुल्क में कैसे तरक्की हो? आप मुझे बताएं, आज से 40 साल पहले इस मुल्क के अंदर गाड़ियां बनती थी, फिर बंद हो गई, फिर असेंबल होनी शुरू हो गई। यार आप मुझे हर चीज आप देख लें, इस मुल्क के अंदर जो चीज होती थी वो खराब ही होती गई। इसका मतलब है कि जो इधर डेमोक्रेसी का सिस्टम है या यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट जो कर रही है और IMF कर रही है, ये सब चीजें गलत हो रही है। पिछले 70 साल में आप जो कुछ पीरियड था पाकिस्तान का, जब बेहतरी होती थी, अब के बाद से नेगेटिव ग्रोथ नहीं होती। यानी तो आप एक मायूस काम हैं, मुझे आप बता दो। मायूस हैं इस निज़ाम से, आप नौमुंतखब हुकूमत कोई भी आए उससे भी मायूस हैं, कबल अज़ वक्त ही मायूस हो गए आप। जब इलेक्शन का इलेक्ट्रोल सिस्टम ही सही नहीं होगा तो कोई भी हुकूमत आएगी वो सही काम कर ही नहीं सकती। मैं पिछले 20 साल से स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली में और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाता हूँ और वहां जाके जो तमाशा देखता हूँ तो मुझे तो हैरानगी होती है कि हमारे लॉ मेकर ऐसे हैं और ये हमारी पॉलिसी मेकर ऐसे, ये किस तरह काम करेंगे? आप मुझे ये बताएं, जिनको कुछ नहीं पता वो हमारे लॉ मेकर हैं, जिनको कारोबार का कुछ नहीं पता वो हमारे पॉलिसी मेकर हैं। अब हमारे यहाँ एक मिनिस्टर कह रहा है कि चाइना इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, चाइना फलाना कर रहा है। आप चाइना जैसा एनवायरनमेंट हमें दे देना यार, तो हम भी कर सकते हैं। आप दुनिया की बातें करें, एनवायरनमेंट दे वो। आप बांग्लादेश जो हमारे पे पहले लगता था कौन सा बहुत है, मिनिस्टर, वो मिनिस्टर का नाम भी बता दें। फेडरल मिनिस्टर नहीं, डॉक्टर ये गौर अभी एजाज की बात कर केयर रहे हैं। मिनिस्टर कह रहे हैं। भाई मेरी बात सुनो, अभी केयर टेकर मिनिस्टर ने 100-200% गैस के और बिजली के रेट बढ़ा दिए। वो तो आप ही की इलेक्शन कम्युनिटी से कराने आए हैं, वो तो आप ही की कम्युनिटी से हैं, टेक्सटाइल से वाबस्ता तो हैं। भाई कोई किसी की कम्युनिटी से जो भी गलत काम कर रहा है वो गलत ही कर रहे हैं ना यार। जो भी गलत भाई काम कर रहा है वो गलत ही कर रहा है, सही बात है। IMF के प्लान में है, हमारे हाथ पांव बंधे हुए। इस्माइल सत्तार साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। 9 सेंट पे सनती टैरिफ की बिजली हो जाएगी, इसकी अप्रूवल IMF से होगी तो होगी, यहाँ से हमारे पास से फाइल गई हुई है। तो आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत के पास तो खैर 1-2 दिन रह गए, नई हुकूमत इस एजेंडे पर अमल कर पाएगी? कोई तवक्कुआत है आप लोगों को? देखें, जैसे जावेद भाई ने कहा, तवक्कुआत तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये जो लोग भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन, ये सारे के सारे ट्रायल एंड टेस्टेड है, एंड दे हैव फेल्ड मिजरेबली इन द पास्ट एंड दे विल फेल। दैट इज माय नॉट अ प्रेडिक्शन, ये मेरा फर्म बिलीफ है। दूसरी आपका बात पर्सनल ओपिनियन है, कि सही एक है सिर्फ गुजारिश में जी। गुजारिश कर सकता हूं आने वाले हुकूमत को कि 2 चीज़ों पे सीरियस काम करें। वैसे तो इन लोगों का उनके एजेंडे में पब्लिक सर्विस कम होता है, सेल्फ सर्विस ज़्यादा होता है, बट वन थिंग विच हैज़ हैपेंड गुड टू पाकिस्तान इन द रीसेंट पास्ट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ SIFC। वो कंटिन्यू रहना चाहिए। SIFC काम कर रही है, ये ट्रिकल डाउन होके हम तक आ रहा है, लोअर लेवल तक उसके इफेक्ट्स पहुंचना शुरू हो रहे हैं। तो ये अगर हम 5 साल और इसको बहुत अच्छे से चला सके और SIFC वाले इसी जज्बे के साथ काम करते रहें और नई हुकूमत उनको काम करने दे बिल्कुल इसी जज्बे के मगर साथ, इस्माइल साहब, जैसे कि आज हो रहा है। इस्माइल साहब, हमारा मुआशी निज़ाम जज्बे से तो नहीं चलेगा, हिकमत अमली से चलेगा। हमारे पास हिकमत अमली तो है ही नहीं, हम ना शॉर्ट टर्म पॉलिसी जी, बनाते हैं ना लॉन्ग टर्म पॉलिसी सही। बनाते हैं, और SIFC के हिकमत सबरात अमली के यकदम तौर तो हमें पे- फौरन नहीं मिलेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि 5 साल इसको चलने देना चाहिए। तो इसका जंगी बुनियादों पे रिजल्ट क्या अब करें, फौरन क्या करें हम लोग? नजर आना शुरू हो गया है। और इसके अलावा तो गैस के और बिजली के प्राइसेस पे सीरियस नजरसानी करनी होगी फॉर दी इंडस्ट्रीज। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घरेलू सार्फिन को उसी रेट पे गैस दें जिस पे आज दे रहे हैं। ये तो वाहिद मुल्क है दुनिया का जो पाइपलाइन से घर के लोगों को गैस सप्लाई किया जाता है। दुनिया में जिन
मुल्कों के पास गैस है वो भी सिलेंडर में देते हैं ताकि उसका मिसयूज नहीं हो गैस का। हम लोग तो गैस घरों पे जला के ज़ाया कर देते हैं। ये वो चीज़ है जिससे बहुत सारे आपके प्रोसेस इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती बगैर गैस के। और गैस आपने जैसे जावेद भाई ने भी कहा 200% रेट बढ़ा दिया इन दी रिसेंट 6-8 मंथ्स। तो ये तो आज किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप देखेंगे कि जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्री आपकी आज चल रही है, अगर यही हालात रहे बिजली और गैस के और स्पेशली गैस के, जी आपको मैं गारंटी देता हूँ ये इंडस्ट्री बंद होगी एक एक करके। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। हालात बहुत मुश्किल हैं, हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो गए। मियाँ साहब, आखिर में प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मुझे शॉर्टली बताइएगा कि नई हुकूमत से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, IMF के प्लान में हम जाएंगे, मज़ीद टैक्सेस लग जाएंगे, सर्वाइवल होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, इस शरह सूद में कोई कमी होगी, बिजली और गैस की कीमतों में कमी होगी, क्या इस हवाले से कोई पॉजिटिविटी है आपके माइंड में? जी बिल्कुल है जी, पॉजिटिविटी क्यों नहीं है। हमारा मुल्क है और हमने इस मुल्क के लिए साथ ही जीना और मुल्क में चलना है और हमने भी चलना है और इसी तरह चलना है। 40 साल से हमारे 50 साल से मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं और हम भी अपनी जगह मौजूद हैं, मुल्क भी अपनी जगह मौजूद है। तो हमने मिलजुल के चलना है। और ये जो मसाइल की जहाँ तक बात हो रही है ना, तो ये हम ही ने हल करने हैं गवर्नमेंट के साथ मिलके, और इंशाल्लाह इनको हल भी करेंगे और इसमें कॉस्ट भी कम होगी इंशाल्लाह, क्योंकि हल हमारे दरमियान मौजूद है। ये 2000 अरब रुपए जो हम जाया कर रहे हैं ना, ये 7 अरब डॉलर बनते हैं। इसको अगर हम कंटेन करेंगे तो इसी से हमारे सारे मसाइल का हल निकल आएगा, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाएगी, सब चीजें ठीक होंगी। इसी तरीके से हम कोई 20-22 रुपया पर यूनिट इस वक्त दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस बिजली की जी, उसको भी हमें ठीक करना है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये सारी चीजें जो है ये फाइन ट्यून होने वाली हैं और इनको फाइन ट्यून करेंगे तो मसला हल होगा और ये फाइन ट्यूनेबल है। और SIFC की जो बात हो रही थी, तो ये देखें एक नई चीज आई ना आउट ऑफ द बॉक्स, तो इसी तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स चीजें सामने आती जाएंगी और इंशाल्लाह ये जावेद बिलवानी साहब हैं, हम हैं, आप हैं, हम सब ने पाकिस्तानी हैं, हमने ही मिलकर करना है और कहीं बाहर से फरिश्ते नहीं आने हैं, बाहर से फरिश्ते नहीं आने, हम सब ने मिलकर बैठ के कोई ना कोई ठीक हो हिकमत जाएगा अमली बनानी होगी। जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आखिर में पॉजिटिव हैं आप या बहुत ज्यादा मायूस है, नाउमीद है, कोई आपको उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही? जो पिछली हुकूमतों ने IPP से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जी, वो इतना बड़ा एक हाथ हमारे गले में फंदा डाल दिया है कि ये मुल्क जो है कभी सीधी राह पे चल ही नहीं सकता। आप मुझे बताएं सिर्फ कैपेसिटी के अंदर जो पेमेंट हो रही है वो अमाउंट कितनी है? आप देखें तो सही, ये जो जिन्होंने ये हरकतें की हैं और जिन्होंने ये साइन किए हैं, उन लोग को सबको पकड़ के सजाएं देनी चाहिए। और जब तक देखें सजाएं नहीं देंगे जो गलत काम कर रहे हैं, तो कभी भी नया अब दूसरा आदमी बोलेगा मैं भी यही गलत काम करूं। यानी आपको उम्मीद है या बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है? देखिए, जब तक इस मुल्क के अंदर जो है इंसाफ नहीं होगा और जो गलत काम कर रहे हैं उनको सजा नहीं होगी, जब तक ये मुल्क सही नहीं होगा। बिल्कुल, जब तक ये मामला बेहतर नहीं होंगे। आखिर में इस्माइल साहब, मुझे आप बता दें, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपके अंदर होप है, या आप भी बहुत ज्यादा डार्क में है इस वक्त के, पता नहीं क्या हालात होंगे और हम बहुत ज्यादा होपलेस हो गए? मेरे अंदर जितनी पॉजिटिविटी है उतनी शायद किसी में नहीं हो, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल सुन लें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा मुल्क चलता कैसे है और हमारे मुल्क का सोल्यूशन क्या है। जी बिल्कुल, बस आखिरी मिनट में आया, सीपेक आने का मेन मकसद था कि इंडस्ट्रियल जोन्स बनेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे, और उन जोन्स को बनाने के लिए हम लोग जहाँ पे रोड चाहिए होगा वहाँ रोड बनाएंगे, जहाँ बिजली घर चाहिए होगा वहाँ बिजली घर बनाएंगे। यहाँ बिजली घर बन गए, हर MNA और MPA के घर पे के सामने से सीपेक का रोड गुजर गया। नाउ वेयर इज द इंडस्ट्रियल एरिया जो जिस पर्पस के लिए वो लोन लिया गया था जी, वो तो हमने एक भी नहीं बनाया। कोई एक इंडस्ट्रियल जोन आप मुझे बता सकते हैं जो कि अभी चल रहा है? वो टाइम हमने लूज किया। वो सारी इंडस्ट्रियां रिलोकेट होनी थी चाइना से पाकिस्तान में। नाउ ईच एंड एवरी हैज बीन रिलोकेटेड टू वियतनाम, कंबोडिया, श्रीलंका एंड एल्सवेयर। कुछ बांग्लादेश भी गई हैं। तो इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज हम मिस करते हैं। और आप पूछते हैं कि जी नए आने वाले हुकूमत से कोई उम्मीद है? क्या उम्मीद हो सकती है साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
मियाँ ज़ाहिर हुसैन, आपने अपना कीमती वक्त दिया, जावेद बिलवानी, इस्माइल सत्तार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कोई होप नहीं है, ट्रेडर्स को भी कोई होप नहीं है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी कोई होप नहीं है। ऑब्वियसली जब हमारा एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा वीक हो, ऊपर से फिर IMF का प्रेशर हो और फिर इतने ज़्यादा हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस सामने खड़े हों, तो फिर ये उम्मीदें आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगती हैं। लेकिन बहरहाल SIFC और CPEC ये दो हमारे की पॉइंट्स हैं जिससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इलेक्शन के बाद हुकूमत की क्या तरजीहात होती हैं ये तो थोड़े दिनों के बाद हमें पता चल जाएगा। बहरहाल ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी को और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके तज्जियों के हिसाब से तो इतनी ज़्यादा तवक्कात नहीं लगानी चाहिए हमें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।